तो मैं आप लोगों को एक सिस्टम को 1 घंटे में फ्रॉम प्रैक्टिकल नर्सिंग एंगल वी विल हैव अ लुक एट दैट सिस्टम। क्योंकि हम कई बार जब नर्सिंग करते रहते हैं, प्रैक्टिस में आ जाते हैं या प्रैक्टिस में आने वाले होते हैं, तो हम बहुत प्रोसीजर बेस्ड हो जाते हैं कि हमें वेंट्रॉन लगाना है या हमें स्टिच करना है या हमें सेंटर लाइन सीखनी है, हमें वेंटिलेटर सीखना है। और हम बेसिकली जो ह्यूमन बॉडी है, फिलॉसफी है, उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते, जो फिजियोलॉजी है उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक एनाटमी, फिजियोलॉजी, सिम्टोमेटोलॉजी। और एंड में हम बात ये भी करेंगे कि अगर अगर सपोज उस सिस्टम स्पेसिफिक का नर्स बनना चाहते हैं या कोई व्यक्ति अगर उस सिस्टम में परफेक्ट होना चाहता है, तो उसको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर सिस्टम स्पेसिफिक नर्सिंग के अंदर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको स्पेशली आनी चाहिए। तो उसका भी ध्यान इस 1 घंटे में रखा जाएगा। ओके, so welcome to this first session of one Sunday, one system, and in 1 hour. It is an online nursing gurukul, specifically nurses के लिए designated है। देखिए, ह्यूमन बॉडी को 9 घंटे के अंदर एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होगी। तो मगर ये जो प्रोग्राम है इस तरीके से डिजाइंड है कि सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ होगा। बहुत सारी चीजें हो सकता है आपको पता हो, और बहुत सारी चीजें हैं जिसका आपको शायद पता नहीं होगा। और इसमें हम इंटरेक्शन ज्यादा रखेंगे, इसलिए मैंने जानबूझ के स्लाइड्स, एनिमेशन, वीडियोस नहीं बनाए। क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आपसे कनेक्ट करना चाहता हूँ, बजाय इसके कि हम सिर्फ किसी डायग्राम के बेसिस के ऊपर करें। बिकॉज उस तरीके का कंटेंट ऑलरेडी बहुत प्रेजेंट है online. So what we want to do is basically concentrate on ट्रीटमेंट एस्पेक्ट। तो सारी की सारा जो, भले ही हम फिजियोलॉजी देखें, भले हम एनाटमी देखें, भले ही हम डायग्नोस्टिक्स देखें, ट्रीटमेंट देखें, सिम्टम्स देखें, वो सब उस तरीके से डायरेक्टेड होंगे कि ऑल ऑफ इट कैन बी sort of seen into the perspective of कि हाउ इट कैन बी यूजफुल इन नर्सिंग। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आज का जो सिस्टम है हमारा वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू म्यूट देमसेल्व्स व्हेन दे एंटर। थोड़ा सा हो सकता है कि बीच बीच में डिस्टरबेंस आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। वी विल कंटिन्यू एडमिटिंग पेशेंट्स एंड कंटिन्यू विद द सेशन। बहुत मतलब उस तरीके से बहुत फॉर्मेलिटी नहीं कर रखी कि इस समय तक ही आपको ज्वाइन करना जरूरी है और उसके बाद आप ज्वाइन नहीं कर सकते। वी विल ट्राई एंड मेक एवरीवन अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो अगर हम अनेटमी की बात करें तो आप एब्डोमेन को इमेजिन करिए और एब्डोमेन को 9 क्वाड्रेंट्स में बांट। ठीक है, तो ऊपर के 3 क्वाड्रेंट हुए। अगर हम राइट से चालू करें, राइट क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट, फिर उसके बाद राइट का मिडिल क्वाड्रेंट और राइट का जो लेफ्ट साइड का अपर क्वाड्रेंट होता, 3। फिर उसके बाद मिडल वाला जो क्वाड्रेंट है वो है। फिर उसके बाद एपिगैस्ट्रियम, जहां आपका अम्बिलिकस आता है, वो एक क्वाड्रेंट है। फिर उसके बाद लेफ्ट का जो मिडिल क्वाड्रेंट है वो। और ऐसे ही उसके नीचे 3 क्वाड्रेंट है। तो हमारे को क्योंकि क्लिनिकल एनाटॉमी समझनी है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप समझेंगे कि क्लिनिकल एनाटॉमी, तो शुरुआत करते हैं हम राइट अपर क्वाड्रेंट से। तो राइट अपर क्वाड्रेंट में एक बहुत बड़ा ऑर्गन है जो लिवर है, छोटा ऑर्गन है जो कि गॉल ब्लैडर है।
इसमें पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन भी आता है राइट साइड के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में डियोडेनम आता है और लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो आपका राइट हेपेटिक फ्लेक्सर, जो जो लार्ज इंटेस्टाइन जहां ट्रांसवर्स कोलोन और जो असेंडिंग कोलोन दोनों ज्वाइन करती है, तो एक हेपेटिक फ्लेक्सर। तो चार मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो गए। इफ यू वांट टू राइट, राइट अपर क्वाड्रेंट में आप लिख सकते हैं, अगर 9 क्वाड्रेंट बनाए तो राइट अपर क्वाड्रेंट में आप लिख सकते हैं लिवर, गॉल ब्लैडर, डियोडेनम और राइट साइड का जो कोलोन का एंगल होता है जिसको हेपेटिक फ्लेक्सर कहते हैं, या फिर आप राइट साइड लार्ज कोलोन भी लिख सकते हैं, कोलोन का, लार्ज इंटेस्टाइन का राइट पार्ट। अब उसके बाद अगर जब अपन मिडल के क्वाड्रेंट में है, तो मिडिल के क्वाड्रेंट में बेसिकली दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, हालांकि और दूसरे ऑर्गन्स भी होते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन तो ऑलमोस्ट हर क्वाड्रेंट में है। तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को नहीं गिनेंगे अभी, हम सिर्फ उसके अलावा बाकी सारी चीजें देखेंगे। तो स्टमक और पैंक्रियास दो चीजें हैं जो बीच में होती हैं बिल्कुल। और अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में अगेन दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक होता है स्प्लीन और एक होता है लेफ्ट हेपेटिक फ्लेक्सर। सो चार चीजें राइट साइड में, दो चीजें मिडल में और दो चीजें लेफ्ट साइड में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन। अब हम मिडल वाली लाइन में अगर मूव करते हैं तो राइट के जो मिडल पार्ट होता है उसके अंदर अगेन दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। पहला ऑर्गन होता है राइट किडनी और दूसरा ऑर्गन होता है असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन का जो ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन को ट्रांसवर्स कोलोन से जोड़ता है, वो वाला पार्ट जो होता है वो असेंडिंग कोलोन होता है। जब हम बीच के पार्ट के अंदर आए तो बीच के पार्ट के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं बीच के पार्ट में, जो हालांकि होते तो वीपर से लेके नीचे तक है, बट दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो बीच के पार्ट पे अम्बिलिकस के बिल्कुल नीचे होते हैं, वो होता है aorta और वीना केवा। तो जस्ट एक मिनट में म्यूट कर दूं कुछ लोग। या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को म्यूट कर लें सर आप ही। तो जैसा मैंने अगेन कहा कि राइट साइड के पूरे इंटेस्टाइन में स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन सारे क्वाड्रेंट्स में है। दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किडनी और असेंडिंग कोलोन, राइट जो मिडिल क्वाड्रेंट है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वीना केवा और aorta। अब वीना केवा और aorta आप सब जानते हैं, aorta जो आर्टीरियल ब्लड लेके जाता है, वीना केवा। कई बार ये भूल जाते हैं हम कि एब्डोमेन में ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये दोनों ऑर्गन्स प्ले करते हैं। अगेन लेफ्ट साइड में दो हैं, एक किडनी है और एक लेफ्ट साइड जो सिग्मॉइड कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है। डिसेंडिंग कोलोन इस पार्ट के अंदर होती है। जब हम राइट के राइट लोअर क्वाड्रेंट में आएंगे, राइट लोअर क्वाड्रेंट में देयर इज एन अपेंडिक्स। In females, there is also the ovary, which can be either in the pelvis or in the right side or right lower quadrant. उसके अलावा स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो अगेन राइट लोअर जो क्वाड्रेंट होता है वो इंपॉर्टेंट अपेंडिक्स और ओवरी की वजह से है क्लिनिकली, बट इट ऑल्सो जैसे सारे ऑर्गन्स में होता है, इसमें कोलोन और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट भी होते हैं। जब अपन मिडिल क्वाड्रेंट में जो लोअर मिडिल क्वाड्रेंट होता है वो बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर, फीमेल्स में उसके अंदर यूट्रस भी होता है। जब हम राइट लोअर क्वाड्रेंट में गए तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में अगेन सिग्मॉइड कोलोन का पार्ट आ जाता है और अगेन स्मॉल बाउल होती है। तो इस तरीके से जो पूरा का पूरा एब्डोमेन होता है वो 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होता है। यही अनेटमी। इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तो माउथ और ईसोफेगस। माउथ भी, क्योंकि डाइजेशन का कुछ पार्ट माउथ से चालू हो जाता है, तो माउथ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक टूल है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, क्योंकि ग्राइंडिंग सारी टिश्यू ब्रेकडाउन, जो मैक्रो ब्रेकडाउन होता है वो माउथ के अंदर ही होता है। तो टंग और जो डेंटल अपरेचर होता है, जो चीजें डिग्लूटेशन में जो हमारे को swallow करने में इफेक्ट करती है, वो भी जीआईटी का पार्ट है।
उसके अलावा चेस्ट में जीआईटी का जो पार्ट होता है, आप सबको पता है कि वो ईसोफेगस होता है। और तो ये तो ऊपर वाला पार्ट है, और नीचे वाला पार्ट है जो रेक्टम और एनस, जो इन 9 क्वाड्रेंट में नहीं होता, मगर अगेन वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जीआईटी का पार्ट होता है। हालांकि एनोरेक्टल डिजीज के लिए हम अगेन एक पूरा सेशन रखेंगे, बिकॉज वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो एनोरेक्टल डिजीज के लिए हम पूरा एक बड़ा सेशन, फुल डे फुल आवर का सेशन रखेंगे, क्योंकि उसको समझना, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। अब जहां ये तो अनैटमी की बात हो गई, अब इसकी फिजियोलॉजी की जो बात आती है, तो जैसा मैंने आपको कहा कि फिजियोलॉजी कहाँ से चालू हो रही है, माउथ से चालू हो रही है, और कहाँ खत्म हो रही है, ये खत्म हो रही है एनस के अंदर। ठीक है, तो फिजियोलॉजी माउथ के अंदर क्या हो रहा है, माउथ के अंदर ऑब्वियसली सारी की सारी जो टिश्यूज होती है उसकी ग्राइंडिंग होती है। और ये जो सलाइवरी जूस होता है, अगर सलाइवा नहीं हो तो डाइजेशन का प्रोसेस चालू ही नहीं होगा। ल्यूब्रिकेशन भी करता है और इसका एंजाइमेटिक इफेक्ट भी होता है। तो आप देखेंगे जिन लोगों के सलाइवा नहीं होता, उनको भी डिग्लूटेशन में, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आता है, पार्ट आता है ईसोफेगस का। तो ईसोफेगस सिर्फ एक ट्यूब है जिसके अंदर जो खाना है वो ऊपर से जाके, माउथ से जाके और स्टमक में जा रहा है। ईसोफेगस में लुब्रिकेशन और प्रोपल्शन के अलावा, ईसोफेगस एक ट्यूब है, ईसोफेगस में डाइजेशन का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता, और फूड बहुत कम समय, करीबन 40 सेकंड का समय लगता है खाने को ऊपर से नीचे जाने में मैक्सिमम। तो बहुत कम समय फूड ईसोफेगस में रहता है। अब वो पार्ट आता है स्टमक के अंदर। स्टमक में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक तो स्टमक में HCl होता है, और एक स्टमक में कुछ इस तरीके के, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं स्टमक में। एक तो प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म चालू होता है वो स्टमक में होता है। एक B12 एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, तो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, उसका भी सारा जो प्रोसेसिंग होती है वो स्टमक में होती है। तो अगर किसी के स्टमक में, स्टमक नहीं है, स्टमक निकाला हुआ है, स्टमक की प्रॉब्लम है, तो प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन और B12 का मेल न्यूट्रिशन जो होता है वो भी होता है। स्टमक इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग आयरन एब्जॉर्प्शन। सो ये तीन मेन चीजें हैं। स्टमक ऐसा नहीं कि ये तीन ही काम करता है, मगर ये तीन मुख्य चीजें, आयरन, B12 एंड प्रोटीन के अंदर स्टमक इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टमक के बाद पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल, अगर कोई एक ऑर्गन है शरीर में जो हमें जिंदा रखता है, जो हमारे सारे शरीर को, शरीर के किसी भी अंग को न्यूट्रिशन देता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। क्योंकि सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। हम कुछ भी खाएं, अगर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन खराब है तो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए, क्यों ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है, कि फैट का एब्जॉर्प्शन है, कार्बोहाइड्रेट्स का, एनर्जी का ब्रेक डाउन, एवरीथिंग इज एब्सॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए वेट लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो जो सिम्टम होता है जीआईटी डिसफंक्शन का, जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसफंक्शनल होता है, तो वेट लॉस इस स्मॉल बाउल के पार्ट के कारण ही वेट लॉस होता है। इसके जस्ट बाजू में हमने पढ़ा राइट अपर क्वाड्रेंट में लिवर होता है। तो लिवर बेसिकली, व्हाट लिवर डज इज, ये अपार्ट फ्रॉम मल्टीपल अदर फंक्शन, तो मैं एक या दो ही बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। फैट मेटाबॉलिज्म के लिए लिवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नंबर वन। द सेकेंड थिंग विथ लिवर डज इज, लिवर इस तरीके का जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी करता है जिससे हमारे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग होती है। तो जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो हम मेजर करते हैं, वो बेसिकली जो प्रोथ्रोम्बिन का जो प्रोसेस होता है, जो क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है, लिवर ब्लड की क्लॉटिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली वाटर एब्जॉर्प्शन करती है। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मगर लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिक न्यूट्रिशनल जो सारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। पर लार्ज इंटेस्टाइन लार्जली वाटर एब्जॉर्प्शन करती है। जो रेक्टम है
वो बेसिकली स्टोरेज का काम करता है। गॉल ब्लैडर क्या करता है? गॉल ब्लैडर अगेन रेक्टम की तरह एक स्टोरेज ऑर्गन है जो बाइल को स्टोर करता है। ऑल गॉल ब्लैडर का कोई फंक्शन नहीं है, गॉल ब्लैडर में कोई हार्मोन नहीं बनता, रेक्टम की तरह ये भी स्टोरेज करता है। और नाउ वन ऑफ द, जैसे लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से पैंक्रियाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या करता है पैंक्रियाज? एक तो पैंक्रियाज में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन और फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। सेकंड, आप सबको पता है पैंक्रियाज इंसुलिन मैकेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो पैंक्रियाज डाइजेशन का वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट डाइजेशन और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। So a quick recap: 9 quadrants. Every quadrant has 2 to 4 major organs. The small intestine and the large intestine are a very important part of every quadrant in the abdomen. And you do not have to forget that esophagus, chest के अंदर भी GIT का पार्ट होता है, और माउथ और रेक्टम और एनस को भी अब हम GIT ट्रैक्ट का ही पार्ट मानते हैं। तो ये सारी की सारी माउथ से चालू होके और एनस तक खत्म होता है GIT। फिजियोलॉजी के अंदर हर ऑर्गन इंपॉर्टेंट है किसी न किसी इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए। और ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जब आप अभी अपन जब आगे चलेंगे सिम्टम्स के लिए, तो वो सिम्टम्स जिस तरीके के सिम्टम्स होते हैं उस तरीके का आपको इन्वेस्टिगेशन करना या उस तरीके का आपको उस डायरेक्शन में डायग्नोसिस के सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब normally there are 9 main symptoms that a GIT problem will probably have. The first problem is nausea and vomiting. आप देखेंगे nausea vomiting, एक इनिशियल nausea vomiting, diarrhea and constipation, these are basically most of the time related to the GIT। और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हम आगे चलेंगे कारण में भी पूछने के लिए। और जो वॉमिटिंग है वो दो तरीके की वॉमिटिंग है। अगर वो खाने से रिलेटेड है तो नॉर्मली GIT की वजह से होती है, अगर वो खाने से रिलेटेड नहीं है तो वो किसी और वजह से, ब्रेन की वजह से भी हो सकती है, उसको मोशन सिकनेस कहते हैं। मगर फूड से रिलेटेड अगर वॉमिटिंग है तो नॉर्मली वो GI ट्रैक्ट से रिलेटेड होती है। फूड से रिलेटेड अगर नौजिया है तो वो नॉर्मली GI ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है। और कॉन्स्टिपेशन किसको कहते हैं? कि अगर एक दिन मोशन नहीं आए तो कॉन्स्टिपेशन नहीं है, अगर 3 consecutive days तक व्यक्ति को मोशन नहीं होता, जैसे कई बार कोई आदमी कहता है ना मैं कॉन्स्टिपेटेड हूँ, तो शरीर बेसिकली इस तरीके से बना है, आपकी डाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर 3 रेगुलर डेज आपको मोशन नहीं आए, हर तीसरे दिन या हर चौथे दिन आपको मोशन आता है, तो आप उसको कहते हैं कि ये पेशेंट कॉन्स्टिपेशन से सर्व कर रहा है। ऐसा नहीं है मेरा पेट साफ नहीं हो रहा तो मुझे लग रहा है कॉन्स्टिपेशन है, नो, दैट इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। एंड डायरिया को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर 3 watery stools, मोर देन 3 watery stools 3 दिन और एक दिन में 3 बार अगर होता है तो उसको डायरिया कहते हैं। तो दैट इज हाउ डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन आर डिफाइंड। पेन एब्डोमेन में बड़ा ही कॉमन चीज है। और पेन क्यों होता है एब्डोमेन में? क्योंकि एब्डोमेन की जो या GIT की जो बाहरी सतह है उसके अंदर पेन फाइबर्स होते हैं। तो जैसे ईसोफेगस है तो ईसोफेगस में जब तक पेन नहीं होता, जब तक ईसोफेगस का जो पार्ट है उसमें पेन नहीं होता, बिकॉज उसमें पेन नर्व्स नहीं है, क्योंकि पेन नर्व्स आउटर जो सरफेस होती है सिरोसा उसके अंदर होती है। तो इसलिए आप देखेंगे कई बार जो पेन होता है, सो पेन बेसिकली इंटेस्टाइन के ऑर्गन्स के कारण कहीं पेन नहीं होता। आप अगर स्टमक के अंदर अगर बायोप्सी ले रहे हैं तो पेशेंट को पेन नहीं होगा, मगर अगर स्टमक फूल जाएगा और उसके अंदर जो सिरोसा है वो एक्सपैंड होगी तब पेन होता है। इंटरनल जो लेयर होती है इंटेस्टाइन की वो पेनलेस होती है। सेम एज विद लिवर, आप अगर किसी पेशेंट की लिवर या स्प्लीन की बायोप्सी लेंगे तो इट विल नॉट कॉज द पेशेंट पेन। दूसरा पेन का कारण क्या होता है? जहां एब्डोमेन पड़ा है
उसके चारों तरफ ही पेराइटल पेरिटोनियम। तो वो जो पेराइटल पेरिटोनियम है, मतलब उसका कि हमारा स्टमक जहां जो स्टमक का पूरा पार्ट है, जो एब्डोमेन का पूरा पार्ट है, वो चारों तरफ से मसल से और मसल से घिरा हुआ है। उन मसल्स और जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच के अंदर एक पतली लेयर होती है, उसको पेरिटोनियम कहते हैं। और वो पेरिटोनियम पेन सेंसिटिव होता है, इसीलिए अगर गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन होगा तो तब तक पेन नहीं हो। दो कारण से ही गॉल ब्लैडर में पेन होगा, या तो गॉल ब्लैडर बिल्कुल डिस्टेंड हो जाए, वो भर जाए, तो ऑब्वियसली वो जो बाहर की लेयर है वो पेन करने लगेगी, या उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो पेराइटल पेरिटोनियम के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो दैट इज द रीजन। और हम गॉल ब्लैडर पे जब आएंगे, जब उसकी और बात करेंगे, अपेंडिक्स पे आएंगे जब उसकी और बात करेंगे। एक होता है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये है कि पेट फूल गया। देखिए, 90% जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसके अंदर दो फीचर होते हैं। नीचे से फ्लैटस पास नहीं हो रहा। अब ऑब्स्ट्रक्शन को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? कई बार आप अगर पेशेंट आया जिसका पेट फूला हुआ है, सो कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्शन है, आपने एक एनिमा लगाया, उसको कुछ मोशन हुआ, नो। तो क्योंकि वो रिटेन्ड स्टूल होता है, रेक्टम में हो सकता है, स्मॉल सिग्मोइड कोलोन में हो सकता है, और थोड़ा बहुत कुछ पास हो गया। तो बेसिकली एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन उसको कहते हैं जब पेशेंट फ्लैटस नहीं पास करता। और अगर कोई पेशेंट फ्लैटस पास कर रहा है तो उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता। ये एक बेसिक बेसिक बहुत बेसिक सी चीज है। तो ऑब्स्ट्रक्शन इज मोर रिलेटेड टू फ्लैटस देन टू फीसिस। एक दूसरी बात यह है कि ऑब्स्ट्रक्शन नॉर्मली बिना वॉमिटिंग के ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो सकता। पेट के फूलने के कई कारण हो सकते हैं, मगर अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो वॉमिटिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वॉमिटिंग हो रही है उस पेशेंट को और उस पेशेंट को फ्लैटस पास नहीं हो रहा, इसका मतलब पेशेंट कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड है। नॉर्मली बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि पेशेंट के लार्ज बाउल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और उसमें कई बार वॉमिटिंग नहीं होती, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन फूलती रहती है और स्टमक फूलता रहता है, तो इसलिए उसके अंदर वॉमिटिंग नहीं भी हो सकती। बट बाय एंड लार्ज आप ये मान के रखें, वॉमिटिंग और अगर फ्लैटस पास नहीं हो रही, देन दिस पेशेंट इज ऑब्स्ट्रक्टेड। ऑब्स्ट्रक्शन में जो दर्द है वो बहुत आसान नहीं है, कि दर्द बहुत बाद में होता है। इनफैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर दर्द बेसिकली या तो परफोरेशन को या फिर गैंग्रीन को दर्शाता है। यार वो काला पड़ गई जब तक इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन फट नहीं जाए तब तक पेशेंट को दर्द नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंटेस्टाइन के अंदर तो कोई पेन वाली सेल्स है नहीं, वो फूलेंगी फूलेंगी फूलेंगी, और इंटेस्टाइन की जो पेन इनर्वेशन है वो बहुत लिमिटेड है। इंटेस्टाइन में बहुत कम पेन इनर्वेशन होता है, इसलिए इंटेस्टाइन बहुत सारा स्ट्रेचिंग के बावजूद भी पेन उसको नहीं होती। और इंटेस्टाइन एक लिमिट तक ही स्ट्रेच कर सकता है, क्योंकि एब्डोमेन का जो पार्ट है वो लिमिटेड है। ऐसा तो है नहीं कि कोई स्मॉल इंटेस्टाइन फूल के इतना बड़ा गुब्बारा हो जाएगी। ये फूलेगी तो अपना 2 to 3 टाइम्स ही फूलेगी, तब तक वो जो उसकी जो इनर्वेशन है वो उतनी नहीं होती कि हम उसको पेन के लेवल पे लेके जाए। अब एब्डोमेन में एक तो ऑब्स्ट्रक्शन है, एक पार्ट है फुलनेस है। जो फुलनेस है वो एब्डोमेन में लिक्विड के कारण होते हैं। और ये लिक्विड क्या हो सकता है? ये लिक्विड हो सकता है असाइटिस, ये लिक्विड हो सकता है परफोरेशन के कारण बाइल आ सकता है, और ये फुलनेस ब्लड के कारण भी आ सकती है। तो इसलिए एब्डोमिनल फुलनेस इन सब चीजों से होती है, और ये डिफरेंट होता है असाइटिस से, ऑब्स्ट्रक्शन से। बिकॉज ऑब्स्ट्रक्शन इज कि जब गैस और फीसेस इनसाइड भर जाती है, लिक्विड इनसाइड भरती है इंटेस्टाइन के, और ये जो असाइटिक फ्लूइड या हीमोपेरिटोनियम या पायोपेरिटोनियम जिसके अंदर बाइल होता है, ये बेसिकली फुलनेस क्रिएट करता है। एक नॉन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट और आजकल बहुत कॉमन हो गया, वो हार्ट बर्न और रिफ्लक्स हो गया। सो हार्ट बर्न और रिफ्लक्स दो कारण से होते हैं। या तो व्यक्ति के एसिड ज्यादा बनता है, या उसका जो ये गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है ये डिसफंक्शनल है। तो अगर कुछ खाता है तो खाना बजाय नीचे जाने के
छाती के अंदर आ जाता है तो उसको हार्टबर्न कहते हैं। अगेन वेरी कॉमन, ये बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल के कारण भी है, और कुछ खाने के अंदर भी इस तरीके के जो जो ऑल्टरेशंस हो रहे हैं, जो हमारी डाइट के अंदर है, उसके कारण भी ये बड़ी कॉमन चीज है। ये जो हार्टबर्न और हार्टबर्न है, ये दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू ओबेसिटी। सो आप देखेंगे ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण बनता जा रहा है धीरे धीरे हार्टबर्न का। नाउ वी मूव ऑन टू डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब है कि आप खाना अंदर नहीं जा पा रहा। वो बेसिकली जो आपका डिग्लूटेशन मैकेनिज्म है गले में, उसके कारण हो सकता है, और या फिर वो ईसोफेगस की कहीं ब्लॉकेज हो, उसके कारण भी डिस्फेजिया हो सकता है। ईसोफेगस में ब्लॉकेज को डिस्फेजिया कहते हैं, ठीक है, और उसके नीचे अगर कुछ भी होता है तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। ईसोफेगल और ईसोफेगस में ब्लॉकेज को ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कहते, ईसोफेगस के ब्लॉकेज का एक अलग नाम है, वो डिस्फेजिया है। वेट लॉस, जैसा मैंने आपको बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वेट लॉस के अंदर लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर प्रॉब्लम होती है तो उसमें वेट लॉस होता है, बिकॉज लिवर फैट एब्जॉर्प्शन के बारे में काम करता है, और सारे के सारे बाकी न्यूट्रिशन जो होते हैं वो सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रीअब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वेट लॉस। वेट लॉस अगर किसी को है तो जीआईटी सिम्टम्स शुड बी लुक्ड एट। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मुंह से होगी या ब्लीडिंग रेक्टम से होगी, ये दोनों की दोनों चीजें ऑफ कोर्स, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वेर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो माउथ है और जो एनस है वो भी पार्ट ऑफ द जीआईटी है। एंड देयर कैन बी ए लंप, कोई कह सकता है कि मेरे यहाँ स्वेलिंग है, मेरे को लंप सा फील हो रहा है। सो अगर हम देखें डिवाइड करें तो 9 पार्ट्स हैं: लंप, ब्लीडिंग, वेट लॉस, डिस्फेजिया, हार्टबर्न, फुलनेस ऑब्स्ट्रक्शन, पेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो ये डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वॉमिटिंग ये आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। पेन क्यों होता है ये एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब आते हैं हम डायग्नोसिस पे, बिकॉज अल्टीमेटली पेशेंट आपके पास किस लिए आ रहा है? पेशेंट आपके पास आ रहा है इलाज के लिए। अच्छा, इन द मीन टाइम हम 5-7 मिनट एंड में खोलेंगे क्वेश्चंस के लिए, जब आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। इन द मीन टाइम अगर अभी कोई क्वेश्चन है, यू कैन जस्ट टाइप। हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, टाइप, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, यू कैन टाइप। सो हमने एनाटॉमी से चालू करा, हम फिजियोलॉजी पे आए, उसके बाद हम सिम्टोमेटोलॉजी पे आए, अब हम नाउ वी हैव कम ऑन द डायग्नोस्टिक पार्ट। अब देखिए, कितने भी आपके पास गैजेट्स हो, आपका जो एग्जामिनेशन का पार्ट है वो हमेशा फिजिकल एग्जामिनेशन से ही चालू होता है। और फिजिकल एग्जामिनेशन में जनरल एग्जामिनेशन कभी नहीं भूलें। हिस्ट्री टेकिंग और जनरल एग्जामिनेशन सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि कई बार अगर सिरोसिस है तो उसके अंदर आपको क्लबिंग मिलेगी, आयरन डेफिशिएंसी में आपको क्लबिंग मिलेगी, अ, अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो कुछ प्रॉब्लम्स मिलेगी। सो अगर एनीमिया है तो आपको जो आईज है उसके अंदर वाइटनेस मिलेगी, पेल होगा, जॉन्डिस है तो येलो होगा। सिर्फ इस कारण के लिए एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल का और पेशेंट का ट्रस्ट, जैसे आपने सुना होगा कि कई बार, सर उन्होंने तो मेरे को हाथ ही नहीं लगाया। पेशेंट के डायग्नोसिस के लिए, पेशेंट के से ट्रस्ट बनाने के लिए उसको हाथ लगाना, उसकी पल्स लेना, उसका ब्लड प्रेशर लेना, उसका टेम्परेचर चेक करना, उसका माउथ, उसकी आईज, उसका एब्डोमेन और उसका रेक्टम, ये सब चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे ट्रस्ट डेवलप होता है। और देखिए, कितना भी डायग्नोसिस हम एडवांस कर लें, अ, किसी भी चीज की, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का फर्स्ट पायदान ट्रस्ट है। तो हम एग्जामिनेशन करते हैं, एग्जामिनेशन में एब्डोमेन में इंस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें किस तरीके से, कई बार आपको अम्बिलिकस जो है वो बता देगी ऊपर है नीचे है, अम्बिलिकस स्माइलिंग है। अगर एब्डोमेन में फुलनेस है तो अम्बिलिकस कई बार बाहर आ रही है, तो अम्बिलिकस भी आपको बहुत सारी चीजें बताती है। आपको अगर कुछ पेशेंट के कहीं पुरानी कोई सर्जरी हुई हुई है तो आपको स्कार दिख जाएगा। तो बहुत, अगर हर्निया है तो हर्निया दिख जाएगा। तो
देखने से भी बहुत सारी चीजें एब्डोमेन में पता चलती है। एग्जामिनेशन तो अगेन है ही इम्पोर्टेंट। आप अगर पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं, हम जब अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर, बाकी सब जगह आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मगर आपने चारों क्वाड्रेंट आपको पता चल गए, क्वाड्रेंट अपर क्वाड्रेंट में लिवर है, तो अगर लिवर एब्सिस है तो वहां टच करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अगर आपने राइट लोअर क्वाड्रेंट में करा तो वहां अपेंडिक्स है, वहां जो जो लो ओवरी है, मैंने आपको बताया था, और वहाँ लार्ज इंटेस्टाइन का आइलियोसिकल जंक्शन का पार्ट आ रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जामिन करेंगे। अगर असाइटिस है तो आप देखेंगे कि जो स्टमक है वो बिल्कुल फुल है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप, सपोज अगर कोई थैली है और उसके अंदर बहुत सारा पानी है, और अगर आप पानी को करेंगे तो इधर से करेंगे तो उधर जाएगा, उधर से करेंगे इधर जाएगा। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है और अगर आप उसके हाथ लगाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कोई खाली कोई डब्बा है उसके ऊपर कुछ कर रहे हैं, कुछ आपको आवाज सी गूंजेगी। सो पैल्पेशन और परकशन, परकशन में आप यूं करके देख रहे हैं तो उस ये एग्जामिनेशन, कितने भी सीटी स्कैन हो जाए, अल्ट्रासाउंड हो जाए, मगर ये एग्जामिनेशन का जो पार्ट है, ऑब्वियसली आपने अपर रेक्टल एग्जामिनेशन देखा तो रेक्टम में आप करीबन एनस और रेक्टम में करीबन आप 7 सेंटीमीटर फिंगर के साथ जा सकते हैं, आपको पता लगेगा स्टूल किस तरीके का है, स्टूल भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है क्या, कहीं कोई वहां कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एब्डोमेन का है, वो हर्नियल साइट्स है। हर्नियल साइट्स क्या है? अम्बिलिकस एक हर्निया की साइट्स है, दोनों ग्रोइन, जहां एब्डोमेन और पैर दोनों जाते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड द स्क्रोटम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ हर्निया होता है, बिकॉज ऑब्स्ट्रक्शन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण हर्निया भी हो सकता है। तो इसलिए आपको वो चीज देखना भी इंस्पेक्शन में, पैल्पेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो एग्जामिनेशन को, हिस्ट्री टेकिंग को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। या मैं हिस्ट्री टेकिंग की डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हिस्ट्री टेकिंग अपने आप में एक पूरी एक क्लास है। मगर हम जब डिजीज स्पेसिफिक चीजों की बात करेंगे तो हम कुछ ना कुछ हिस्ट्री सब चीजों की लेंगे। सो सॉर्ट ऑफ वी हैव स्पेंड अबाउट हाफ एन आवर। नाउ लेट अस गो इनटू द जो 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 अब तक तो बेसिक, हम बेसिक चीजें समझ रहे थे। अब नाउ वी आर, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, जस्ट, so what we are trying to do is coming to the investigation part। देखिए, हर इन्वेस्टिगेशन का महत्व होता है सब चीजों में। मतलब अगर कोई पेशेंट पेन करके आ रहा है तो मैं ये कहूंगा, अगर वो 25 साल से ऊपर है तो आपका उसका ईसीजी जरूर करिए। बिकॉज कई बार ये जो हार्ट का पेन होता है ये एपिगैस्ट्रियम में आता है, आदमी पेन एब्डोमेन करके आता है पर पेन हार्ट का होता है। मगर हम रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस की बात नहीं करेंगे, हम बहुत स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस जो कि जीआईटी से रिलेटेड है, सिर्फ उसी में बात करेंगे। तो complete history, complete physical examination, basic investigation should not be neglected in any abdominal problem. But for the sake of time, we are only going to concentrate on the GI specific investigation। ये बिल्कुल भी मिस नहीं होने चाहिए। ब्लड टेस्ट में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, अमाइलेस लाइपेस। कई बार पेन एब्डोमेन, खासकर जो पैंक्रेटाइटिस का पेन होता है, वो हम वो बड़ा डिफिकल्ट होता है एलिसिट करना। तो और उसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन भी बहुत कुछ नहीं होता। तो अमाइलेस लाइपेस दोनों चीजें क्यों कराना है इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये अलग अलग, शुरुआत में अमाइलेस बढ़ता है और लाइपेस बढ़ा हुआ रहता है। तो हमारे यहाँ इसीलिए अमाइलेस लाइपेस साथ कराया जाता है। इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि अमाइलेस और लाइपेस दोनों करें। लाइपेस अगर 3 गुना, जैसे आपकी अगर लैब में अगर लाइपेस 300 है और अगर वो 3 गुना बढ़ा हुआ हो लाइपेस, तो इसका मतलब पेशेंट को पैंक्रेटाइटिस है। देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल। अगर लाइपेस 1000 है और वो 3 गुना से ज्यादा है आपकी नॉर्मल लिमिट में, तो फिर कहीं कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि वो पैंक्रेटाइटिस है, उसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि लाइपेस एक बहुत ही स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है, बट लाइपेस को बढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है। अमाइलेस इज ऑल्सो गुड इनफ,
और पैंक्रेटाइटिस के अलावा भी कुछ और चीजों में बढ़ जाता है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अगर अमाइलेज बढ़ा हुआ हो तो आप फिर उसको पैंक्रेटाइटिस की तरह ही ट्रीट करें। लिवर फंक्शन टेस्ट में ओटीपीटी, एसजीओटी, एसजीपीटी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली जब लिवर डिस्फंक्शन चालू होता है तो ये दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा डिस्टरप्ट होती हैं। इनफैक्ट अगर बाइल के अंदर, बाइल डक्ट के अंदर स्टोन है, बाइल भी बाहर नहीं जा रहा, तो बिलिरुबिन बढ़ने से पहले ओटीपीटी बढ़ते हैं। तो डिरेंज्ड ओटीपीटी आर ऑलमोस्ट द फर्स्ट साइन ऑफ अ लिवर डिस्फंक्शन। अगर हेपेटाइटिस को भी आप इवेल्युएट करेंगे तो उसके अंदर ओटीपीटी बिलिरुबिन के लेवल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओटीपीटी, क्योंकि जो सेल्यूलर फंक्शन है लिवर के, उसको ओटीपीटी बहुत अच्छी तरह से दर्शाते हैं। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो देखिए, क्यों जीआईटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोथ्रोम्बिन टाइम? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रोथ्रोम्बिन टाइम बिकॉज पहली बात तो लिवर, कहीं लिवर डिस्फंक्शन तो नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीजें होती है जैसे पैंक्रेटाइटिस, ऑब्स्ट्रक्शन है, गैंगट गैंग्रेन, ये सब चीजें क्या करती हैं, लिवर के फंक्शंस को भी अफेक्ट करती है। बिकॉज आप देखेंगे जीआईटी में स्टमक, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये खाली फिजिकल ऑर्गन्स नहीं है, ये एक तरीके से केमिकल ऑर्गन। ये मतलब कोई कांच की बोतल नहीं है, ये कांच की बोतल में अंदर पड़ा हुआ एसिड है। ये बेसिकली जब तक उसके अंदर पड़ा है ना, तब तक तो उसकी जो लेयर है वो उसको बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, मगर अगर ड्यूडेनम में ऑब्स्ट्रक्शन है या परफोरेशन है या पैंक्रेटाइटिस है, कहीं पथरी फंस गई है सीबीडी में, तो खाली ये फिजिकल रिएक्शन ही नहीं करती, ये केमिकल रिएक्शन भी करती हैं, और लिवर बहुत जल्दी इफेक्ट होता है उससे, और उससे प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाता है। और प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़े हुए प्रोथ्रोम्बिन टाइम में आप पेशेंट का इंटरवेंशन नहीं कर सकते। तो बाई चांस, क्योंकि जीआईटी में 50% ऑफ द जीआईटी विल नीड सम सॉर्ट ऑफ इंटरवेंशन ऑपरेशन, और अगर आपने प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड मोमेंट पे किया जब पेशेंट को ऑपरेशन चाहिए था, तो यू विल लूज वैल्यूएबल टाइम। और अगर बिना प्रोथ्रोम्बिन टाइम करेक्ट करे अगर आपने ऑपरेशन कर दिया तो पेशेंट कैन ब्लीड टू डेथ इवन ऑन टेबल। जो चौथा और पांचवें दो इन्वेस्टिगेशन है वो सीईए। सीईए एक मार्कर है, सीए और सीए 1.15.5। सीए मार्कर बेसिकली जीआई मेलिग्नेंसी का है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादातर मेलिग्नेंसीज होती है, रेक्टम होती है, उसके अंदर सीए बढ़ा हुआ होता है, और सीए 15.5 लिवर, पैंक्रियास के अंदर होता है। तो दीज आर टू अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कैंसर मार्कर्स। ये सबके अंदर कराना जरूरी नहीं है, मगर अगर ये डायग्नोस्टिक नहीं, सीए बढ़ा हुआ का मतलब ये नहीं है कैंसर है, मगर अगर कैंसर बढ़ा हुआ कैंसर है देन देयर कैन बी प्रोग्नोस्टिक वैल्यू ऑफ सीए। बट ये दो इंपॉर्टेंट, इस सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये दो कैंसर के मार्कर्स हैं। अगेन यूरिया क्रिएटिन, देखिए जैसे प्रोथ्रोम्बिन टाइम किसी भी पेशेंट की वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से क्रिएटिन भी किसी भी पेशेंट की वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है। दो इंपॉर्टेंट रीजन है। जीआईटी बेसिकली वाटर बैलेंस, देखिए सारा का सारा जो वाटर है वो लार्ज बाउल से एब्जॉर्ब होता है। जीआईटी में बहुत सारी चीजों के अंदर यूआर, आपका ब्लड जा रहा है या डायरिया हो रहा है आपको, तो आपका वाटर लॉसेस बहुत होते हैं। तो जब वाटर लॉस बहुत होता है तो यूरिया बहुत बढ़ जाता है, यूरिया डिस्प्रोपोर्शनेटली क्रिएटिन से बढ़ जाता है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ, यूरिया को अलग से देखना, क्रिएटिन को अलग से देखना, खाली क्रिएटिन और खाली यूरिया नहीं, पर दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरा, क्रिएटिन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हम जीआई के कारण, जीआई ट्रैक्ट में हमारे को कॉन्ट्रास्ट स्टडी करानी होती है, खासकर सीटी विद कॉन्ट्रास्ट, और उस सीटी विद कॉन्ट्रास्ट के लिए आपको कॉन्ट्रास्ट देना ही पड़ेगा। 80% आजकल जो जीआई प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर आपको सीटी कभी ना कभी कराना ही पड़ेगा। तो पेशेंट का क्रिएटिनिन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, आपको जैसे प्रोथ्रोम्बिन टाइम में अगर डिरेंज है तो प्रॉब्लम आएगी, क्रिएटिन भी अगर डिरेंज है तो प्रॉब्लम आएगी। अगर बिना क्रिएटिन करे अगर आपने कॉन्ट्रास्ट दे दिया किसी पेशेंट को,
और ये सब चीजें मैं इसलिए नर्सिंग सेशन में रखना चाहता हूँ क्योंकि ये एडवांस नर्सिंग का पार्ट है। देखिए, बेसिक नर्सिंग और एडवांस नर्सिंग में यही फर्क है कि जो बेसिक नर्सिंग होती है उसके अंदर जो नर्स होता है वो बेसिकली रिएक्टिव होता है। मतलब आप रिएक्ट कर रहे हो, आपको जैसा जो कोई कह रहा है आप उस तरीके से उस पेशेंट को इलाज कर देते हो। तो पर हमें जरूरत क्या है? प्रोएक्टिव नर्सिंग। तो प्रोएक्टिव नर्सिंग होती है जहां आपको पता होता है कि प्रोथर्म टाइम टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भूल भी गया तो आप कह रहे हो कि नहीं नहीं मेरे को यार यूरिया क्रिएटिन कराना है, बिकॉज हो सकता है इसका आते ही सीटी स्कैन हो विद कॉन्ट्रास्ट। दैट इज द रीजन व्हाई यूरिया क्रिएटिन एंड थिंग्स लाइक प्रोथ्रोम्बिन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिखें आई वॉन्ट टू बिकम अ प्रोएक्टिव नर्स। और प्रोएक्टिव नर्स बेसिकली अच्छे प्रोसीजर करने वाला नहीं होता। प्रोएक्टिव नर्स डिजीज को प्रिडिक्ट कर सकता है, ट्रीटमेंट को प्रीएम्प्ट कर सकता है, कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को बचा सकता है। दैट इज व्हाट अ प्रोएक्टिव नर्सिंग। नाउ एक्सरे, व्हाई इज एक्सरे इंपॉर्टेंट? एक्सरे चेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैस अंडर डायफ्राम, आप देखेंगे एक बार यूट्यूब पे करके देखिए कि गैस अंडर डायफ्राम कैसी दिखती है। ये हर नर्स को पता होना चाहिए कि आपने एक्सरे देखा। सो परफोरेशन के लिए आज भी गैस अंडर डायफ्राम बहुत ही बढ़िया बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। चेस्ट एक्सरे करेंगे पेशेंट का, कोशिश करें खड़े करके करें, और अगर आपको गैस दिखती है उसके नीचे, दैट इज इट, पर परफोरेशन है। 75% केसेस में दिखेगी, 25% में गैस अंडर डायफ्राम नहीं दिखेगी। गैस अंडर डायफ्राम नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, परफोरेशन नहीं है, मगर अगर हो इसका मतलब परफोरेशन है ही। दूसरा एक्सरे फ्लैट प्लेट एब्डोमेन होता है, बेसिकली अगेन वो एब्डोमेन का एक्सरे होता है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपको उसमें फ्लूइड लेवल दिखेंगे। थोड़ा सा मैं इसको मतलब फ्लूइड लेवल नहीं दिखे बहुत अच्छा है, नहीं है तो फ्लैट प्लेट एब्डोमेन को मैं इतना ज्यादा महत्व नहीं देता जितना चेस्ट एक्सरे को देता हूँ। मगर हाँ, इट्स नॉट अ बैड टूल। ट्रेडिशनली जब हमारे पास सीटी स्कैन जैसी चीजें नहीं थी तब हम फ्लैट प्लेट पे बहुत ज्यादा वो करते थे। मगर ऑब्स्ट्रक्शन के लिए फिर भी मैं कहूंगा आपका क्लिनिकल सेंस और आपके रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन लाइक अ सीटी स्कैन आर मोर हेल्पफुल देन एन एक्सरे। नाउ अगर एब्डोमेन का कोई एक शानदार इन्वेस्टिगेशन है वो है सोनोग्राफी। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय सोनोग्राफी, 80%। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सोनोग्राफी सीटी स्कैन से भी बेहतर है। उसके अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन एक चीज है। गॉल स्टोन्स कई बार सीटी में मिस हो जाते हैं, मगर गॉल स्टोन सोनोग्राफी में। और क्यों हमारे रीजन में यूएसजी पे मैं इतना ध्यान देता हूँ? एक्चुअली एक्सरे सीटी स्कैन क्या है? सीटी स्कैन इक्विपमेंट डिपेंडेंट है और रेडियोलॉजिस्ट डिपेंडेंट है। और क्योंकि हर जगह इक्विपमेंट बहुत अच्छा नहीं होता और रेडियोलॉजिस्ट पेशेंट को देख भी नहीं रहा होता, कई बार क्या है रिमोट एक्सरे सीटी हो गया, पेशेंट को रिपोर्टिंग कहीं से हो रही है या बाद में हो रही है। सोनोग्राफी में रेडियोलॉजिस्ट पेशेंट को देखता भी है, तो आपको वो जो इनपुट सोनो रेडियोलॉजिस्ट का भी इनपुट मिलता है उसके डायग्नोसिस करने में। इसलिए सोनोग्राफी को मैं बहुत महत्व देता हूँ। सोनोग्राफी डायनेमिक होती है, पेशेंट को घुमा फिरा के देख सकता है वो। तो सोनोग्राफी अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। CT scan for any kind of cancer or an acute condition. एक्यूट कंडीशन के अंदर अगर पेशेंट का ऑब्स्ट्रक्शन है, परफोरेशन है, ब्लीडिंग है, पेशेंट सीरियस है, सीटी स्कैन इज अ मस्ट। सो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन सोनोग्राफी, कैंसर और एक्यूट एब्डोमेन इज सीटी स्कैन। सीटी स्कैन, ट्रिपल फेज सीटी स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जीआई के अंदर ट्रिपल कॉन्ट्रास्ट, ओरल, आईवी एंड रेक्टल, ये रिकमेंडेड है। कई बार हम रेक्टल कॉन्ट्रास्ट को भूल जाते हैं, मगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रेक्टल कॉन्ट्रास्ट को। ओरल कॉन्ट्रास्ट भी, खासकर अगर कोई पेशेंट है और उसको ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको एनजी ट्यूब डाल के थोड़ी देर एनजी ट्यूब को रख के, भले एनजी ट्यूब से ही आप 200 ml कॉन्ट्रास्ट डाले, थोड़ा सा भी अगर कॉन्ट्रास्ट जाता है तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है डायग्नोसिस में। बिना कॉन्ट्रास्ट के सीटी स्कैन कराया हुआ
एब्डोमेन के अंदर उसी तरीके से होता है जैसे बेसिकली आप आंख बंद करके गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास कंट्रोल तो है बट आपको दिख कुछ नहीं रहा, आप सिर्फ अपने अंदाज से गाड़ी चला रहे हैं। तो कॉन्ट्रास्ट, ओरल कॉन्ट्रास्ट और कॉन्ट्रास्ट इन अ सीटी स्कैन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेन सीटी ऑफ द एब्डोमेन सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन को और परफोरेशन को बता सकता है, बहुत सारी चीजें नहीं बता सकता। एमआरआई बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस में ही एब्डोमेन में हेल्प करती है। सीटी अगर आपका नहीं हेल्प कर रहा पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि एमआरआई हेल्प कर देगी। हालांकि सीबीडी में अगर स्टोन है, सॉफ्ट टिश्यू में प्रॉब्लम है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स लाइक रेक्टम में कोई प्रॉब्लम है तो एमआरआई कैन आल्सो हेल्प यू। बट एमआरआई इज नॉट अ वेरी स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एब्डोमेन, जैसा आप सब लोग जानते होंगे। अब नाउ बेसिकली कुछ कॉमन डिजीजेस क्या हैं। हमने बहुत सारी सिम्टम्स की बात करी। देखिए डिस्फेजिया, अगर हम ऊपर से चालू करें, डिस्फेजिया, तो डिस्फेजिया पेशेंट खाना नहीं खा पा रहा, ईसोफेगस का ऑब्स्ट्रक्शन है, या बेसिकली ईसोफेगस की जो मसल है वो वो प्रॉब्लमेटिक है। ये ज्यादातर बहुत छोटे बच्चों में या बड़ी उम्र के लोगों में होते हैं। नरेंद्र कुमार शर्मा, बट कुछ पेशेंट में वॉमिटिंग बहुत ज्यादा, मैं करता हूँ नरेंद्र, आई, ठीक है। फिर उसका गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जी, गर्ड या पेप्टिक अल्सर, एसिडिटी रहना और जो फूड है उसका ऊपर आना, पेप्टिक अल्सर डिजीज, पेट में दर्द होना, जलन होना, खासकर खाने के बाद या खाने से रिलेटेड जो होती है वो जलन होना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। नाउ there is a very large percentage of um, uh, people in this world who are with irritable bowel। अब irritable bowel में कई बार, बहुत बार ओवर इन्वेस्टिगेशन होता है। बहुत बार जो होता है वो पेशेंट बहुत परेशान रहता है इरिटेबल बाउल। सो इरिटेबल बाउल इज बेसिकली, हालांकि इसका एक रोज क्राइटेरिया होता है कि अगर पेशेंट को कभी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कभी सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कभी डायरिया हो जाए, पेशेंट के पेन एब्डोमेन रहे और पेशेंट को अलग अलग सिम्टम्स होते रहे और लॉन्ग टर्म डिजीज हो, मगर इरिटेबल बाउल में नॉर्मली वेट लॉस नहीं होता। इसी तरीके के सिम्टम में अगर कॉन्स्टिपेशन है और पेशेंट को कभी डायरिया है और कभी उसको भूख लग रही है, कभी उसको भूख नहीं लग रही, इसके अंदर वेट लॉस का अगर एक, और वेट लॉस का सिग्निफिकेंट वेट लॉस, तो अगर कोई 60 किलो का व्यक्ति है, पिछले 6 महीने में अगर उसका 6 किलो वजन कम हुआ है, ये आप कैसे देख सकते हैं? आपका शर्ट पैंट या जो भी कुछ आप कपड़े पहन रहे हैं वो सिग्निफिकेंटली ढीले हो गए तो वेट लॉस है। क्योंकि कई बार लोग नहीं भी नाप पाते हैं अपना वेट, तो सिग्निफिकेंट अगर वेट लॉस है देन इट शुड नेवर बी लेबल्ड एज इरिटेबल बाउल, बिकॉज इरिटेबल बाउल एपिसोडिक होता है। इरिटेबल बाउल में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसकी बेसिकली बाउल किसी न किसी चीज से, हम आगे बात करेंगे स्ट्रेस की जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तो किसी ने कोई भी खाने के कारण, दूसरी स्ट्रेसफुल कंडीशंस में, पानी की कमी के कारण, या फिर जेनेटिक होता है, मतलब जेनेटिक इन द सेंस कि दे आर प्री डिस्पोज टू दिस। सो इरिटेबल बाउल इज अ वेरी कॉमन थिंग, बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। मगर देखिए इरिटेबल बाउल विल नॉट किल पीपल। सो इरिटेबल बाउल का ट्रीटमेंट की अगर अपन अलग से बात करें तो इरिटेबल बाउल में बहुत सारी चीजें हैं विच इंक्लूड्स डाइट मॉडिफिकेशन एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं एब्डोमेन के ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं, जैसे लिब्रेक्स वगैरह चीजें होती है वो दी जाती हैं। तो इरिटेबल बाउल में कुछ ना कुछ चलता रहता है, मल्टीपल ट्रीटमेंट होते हैं, आप ट्रीटमेंट देंगे 3-4 महीने के लिए ठीक हो जाएगा। मगर इरिटेबल बाउल का परमानेंट क्योर कुछ नहीं, कुछ एज रिलेटेड चीजें नॉर्मली, जैसे करीबन 30-35 ईयर्स के जब व्यक्ति हो जाता है तो फिर वो इरिटेबल बाउल सेटल हो जाती है। मुझे लगता है कि शायद बॉडी को आदत पड़ जाती है। एक चीज है डाइवर्टिकुला, हमारे यहाँ इतना कॉमन नहीं है। डिओडेनम में डाइवर्टिकुला होता है, डिओडेनम में डाइवर्टिकुला परफोरेशन की तरह होता है, और ज्यादातर लेफ्ट साइड कोलोन में डाइवर्टिकुला होते हैं, अब बहुत कॉमन हो गया है। तो लेफ्ट साइड की कोलोन में पेन, डायरिया, ब्लीडिंग,
it can also present as perforation. Again, celiac disease बहुत एक एक समय बहुत डिफरेंट डायग्नोसिस था, मगर सीलियक डिजीज अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस हो गया। और सीलियक डिजीज के साथ ही मैं ये कह रहा हूँ कि एंडोस्कोपी, अगेन मैं अलग से लेना चाहता था एंडोस्कोपी को, मगर मैं आपको ये कहूँ कि एंडोस्कोपी इज अगेन, एंडोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी एंड ईआरसीपी are three investigations which are again very important for the GI tract. So celiac disease is basically पेशेंट को ग्लूटेन से, गेहूं में जो पार्ट होता है उससे एलर्जी होती है, डायरिया होता है, एनीमिया होता है, वेट लॉस होता है। ये दो एज पे, एक तो बहुत अर्ली एज पे टीन्स में जब 8 से 12, 13, 14 साल के लोग होते हैं तब प्रेजेंट करता है, या दूसरा इसका पीक आता है करीबन 35 साल के आसपास। तो सीलियक डिजीज, इसकी बायोप्सी ली जाती है डिओडेनम से, और बायोप्सी के अंदर सीलियक डिजीज का डायग्नोसिस होता है, और फिर पेशेंट को बस ग्लूटेन का खाना नहीं खाना होता है, गेहूं नहीं खाते, गेहूं जो ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स होते हैं वो लोग खा सकते हैं। नाउ हेपेटाइटिस ए बी सी, हेपेटाइटिस ई भी होता है, बट ऑल्सो देयर आर मल्टीपल कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस। मेनली हेपेटाइटिस इज आइदर वाटरबॉर्न डिजीज, वाटरबॉर्न इन्फेक्शन के कारण होता है हेपेटाइटिस, और या फिर हेपेटाइटिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है। गॉलस्टोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन चीज है गॉल ब्लैडर के अंदर, और गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बनने की थ्योरी इनकंसिस्टेंट है। कुछ बाइल फैट एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं और कुछ लोग इन्फेक्शन की बात करते हैं, मगर जो अगर हम, सॉरी, एक बार हेपेटाइटिस की बात कर लूँ, तो हेपेटाइटिस वाले जो पेशेंट होते हैं ना, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर जो वाटर बॉर्न हेपेटाइटिस होता है उसके अंदर सबसे पहले इनको कुछ दिनों पहले सोर थ्रोट फीवर, फ्लू लाइक इलनेसेस होती हैं, और उसके बाद फिर जॉन्डिस और वेट लॉस और ये बाकी सारी चीजें चालू होती हैं। ऐसे ही गॉल स्टोन्स में बड़ा वेरिड है, जरूरी नहीं है पहली बार किसी के पेन होगा। गॉल स्टोन्स में शुरुआत होगी तो इनडाइजेशन से शुरुआत होगी, ढंग से डाइजेशन नहीं हो रहा, पेन बहुत बाद में आता है, और गॉल स्टोन्स में जॉन्डिस भी हो सकता है, और अगर गॉल ब्लैडर को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारी थ्योरीज ये कहती हैं कि उस स्टोन के कारण कैंसर भी हो सकता है। पैंक्रेटाइटिस, जैसे मैंने आपको पहली बात बताई थी, पैंक्रेटाइटिस इज समथिंग सिवियर। अगर एब्डोमिनल पेन है और अगर अमाइलेज लाइपेज बढ़ा हुआ है तो आप मान के चलें पेशेंट के पैंक्रेटाइटिस है। बिना पेन के अमाइलेज लाइपेज बढ़ा हुआ हो तो पैंक्रेटाइटिस डायग्नोस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट नॉर्मली पेन एंड अमाइलेज लाइपेज बढ़ा हुआ है तो पैंक्रेटाइटिस तय है। नाउ ब्लीडिंग फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट। सो अगर ब्लड में वॉमिटिंग आती है तो दो बड़े इंपॉर्टेंट कारण होते हैं, एक तो लिवर सिरोस के कारण वेरिसिस हो या पेप्टिक अल्सर की ब्लीड हो। इन दोनों का डायग्नोसिस अपर जीआई एंडोस्कोपी से ही होता है। और अगर लोअर पार्ट में ब्लीडिंग हो तो नॉर्मली हेमोरॉइड्स के कारण होती मोस्ट ऑफ द टाइम, मगर लार्ज बाउल के अंदर ब्लीडिंग भी कभी कभी बहुत सीवियर ब्लीडिंग लार्ज बाउल में, ज्यादातर ओल्ड एज में। और एक चीज होती है ब्लीडिंग जिसको रैपिड ट्रांजिट कहते हैं, कि आपका अल्सर तो ऊपर है मगर ब्लीडिंग नीचे से आ रही है, बिकॉज इतना जल्दी आ रहा है ब्लड कि ब्लड को ब्लैक होने का समय ही नहीं मिल रहा। तो नॉर्मली अगर बहुत थोड़ी थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी अल्सर के कारण तो वो ब्लैक स्टूल्स आएंगे, क्योंकि जब ऊपर से जब ब्लड चलता है तो जब नीचे तक पहुंचा जब तक वो ब्लैक हो जाता है। मगर अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है, पेशेंट सीरियस है, तो जरूरी नहीं कि उसको लार्ज बाउली ब्लीडिंग हो। कई बार जो पेप्टिक अल्सर ब्लीडिंग है वो भी कर सकती है। वेरिसियल ब्लीडिंग ज्यादातर ऊपर से ही आ जाती है, क्योंकि वेरिसेस ऊपर होते हैं और वो वॉमिटिंग के रूप में ज्यादा आती है, जीआई ब्लीड के अंदर ज्यादा नहीं होती। इनकॉन्टिनेंस की बात, अगेन हम इनकॉन्टिनेंस का मतलब फीसिस को व्यक्ति रोक नहीं सकता, हालांकि है वो जीआई के पार्ट, पर हम उसको एनोरेक्टल में कवर करेंगे।
एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पैरालिटिक आइलियस। अब ये पैरालिटिक आइलियस जो होता है वो पोस्ट ऑपरेटिव होता है। आप कभी भी इंटेस्टाइन को अगर स्टमक को ऑपरेट करेंगे तो 24 से और 72 घंटे तक आइलियस में रह सकता है। स्टमक भी आइलियस में रह सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी और लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे ज्यादा जो आइलियस होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, सबसे कम स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्टमक का, इन दोनों में से किसी के बीच में। मगर जो आइलियस होता है वो दूसरे इन्फेक्शंस के कारण भी हो सकता है। शरीर में अगर कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो वो आइलियस क्रिएट कर सकता है। और ऑफ कोर्स जैसे अगर कहीं पस हुआ तो वो भी एक आइलियस क्रिएट कर सकता है। तो कोई भी अगर एक्सटर्नल फैक्टर जो कि इंटेस्टाइन के, जहां इंटेस्टाइन रहती है उसके सराउंडिंग को अगर चेंज करे तो इंटेस्टाइन का एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि चलो बस आइलियस में, जैसे कोई गुफा में चले जाए वैसे इंटेस्टाइन आइलियस में चली जाती। नाउ देयर इज every organ unfortunately in the intestine is affected, can be affected by cancer, starting from esophagus। अगर obstruction होगा तो esophagus के अंदर डिस्फेजिया होगा। स्टमक के अंदर देखिए, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन ये दो बहुत बड़े ऑर्गन हैं। तो अगर स्टमक के अंदर कैंसर होगा तो नॉर्मली वो ब्लीडिंग के रूप में कहीं ना कहीं होगा। इनिशियली अगर आदमी लकी है तो ब्लीडिंग या ऑब्स्ट्रक्शन के रूप में होगा। मगर अगर वो अनलकी है तो स्टमक के कैंसर कई बार जब तक बहुत इधर उधर फैल नहीं जाते, जब तक पता नहीं चलते, बिकॉज एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। तो उसके अंदर उसके अंदर डायग्नोसिस ज्यादातर बहुत लेट होता है। पैंक्रियाज के अंदर भी कैंसर होता है। पैंक्रियाज जहाँ स्मॉल बाउल से मिलता है डिओडेनम से, वहां उसके टिप पे भी कैंसर होता है। तो पैंक्रियाज की बॉडी में, टेल में, अ, और बाइल डक्ट के एज के ऊपर, तीनों जगह कैंसर होता है। और तीनों जगह के कैंसर अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं शरीर के अंदर। जो बाइल डक्ट के जो एंड के ऊपर कैंसर होता है वो जॉन्डिस क्रिएट करता है, और वो सबसे बेटर होता है बिकॉज वो बहुत अर्ली प्रेजेंट कर देता है। क्योंकि छोटा सा ही होता है, बिना फैले भी वो प्रेजेंट करता है। मगर यही अगर बाइल डक्ट का जो अपर पार्ट का कैंसर होता है, दैट प्रेजेंट्स स्लाइटली लेटर। अगेन इट बिकम्स लाइक अ लिवर कैंसर विच इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। और लिवर के भी कैंसर, बिकॉज लिवर बहुत बड़ा ऑर्गन होता है इसलिए बहुत डिलेड प्रेजेंटेशन करते हैं। स्मॉल बाउल फॉर्चुनेटली इज नॉट अफेक्टेड बाय कैंसर वेरी ऑफन। स्मॉल बाउल में इंफ्लेमेटरी डिजीज होती है, वो क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस हालांकि लार्ज बाउल की भी डिजीज होती है, मगर ये इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज नहीं, इम्यून मीडिएटेड है, खुद ही अपनी इम्यूनिटी को। तो क्रोन्स के अंदर और अल्सरेटिव में अल्सर्स हो जाते हैं। ट्रीटमेंट इज बाय मेडिकेशन। अगेन लाइफ लॉन्ग डिजीज होती हैं और बच्चों से बड़ों तक को प्रेजेंट करती हैं। डिफिकल्ट टू डायग्नोस एंड वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सॉर्ट ऑफ लिव विद। तो क्रोन्स और अल्सरेटिव दोनों चीजें हैं जिसके अंदर लाइफ लॉन्ग मेजर्स लेने पड़ते हैं आपको। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, क्रोन्स हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नहीं होता। अल्सरेटिव कोलाइटिस, यस, देयर इज अल्सरेटिव कोलाइटिस दैट वी हैव। एक मिनट मैं म्यूट कर दूं। नाउ कमिंग टू द कैंसर्स ऑफ द लार्ज बाउल। लार्ज बाउल में अगर राइट साइड में कैंसर होगा, लार्ज राइट साइड एक बहुत बड़ी इंटेस्टाइन होती है। सो लार्ज राइट साइड में अगर कैंसर होता है तो बेसिकली वो ब्लीडिंग की तरह, एनीमिया की तरह प्रेजेंट करता है। वी आर लकी विद द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड थोड़ी छोटी होती है, रेक्टम थोड़ा छोटा होता है, तो नॉर्मली ऑब्स्ट्रक्शन समटाइम्स विद ब्लीडिंग ऑल्सो प्रेजेंट करता है। तो बेसिकली जितनी भी इंटेस्टाइनल कैंसर्स हैं वो सब ब्लीडिंग की तरह तो प्रेजेंट कर ही सकते हैं, मगर इनमें अपनी अपनी जगहें भी होती हैं किस तरीके से क्या प्रेजेंटेशन होता है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट स्प्लीन एंड स्मॉल बाउल दे आर स्पेयर्ड बाय दिस डिजीज। तो कैंसर बहुत कॉमनली नहीं होता इन दोनों चीजों में। नाउ अब हम बात करते आते हैं एक्यूट एब्डोमेन। जो सबसे ड्रेडेड एक्यूट एब्डोमेन है, जो
ऑलरेडी 11:59 हो गए, सो सॉरी, विल जस्ट क्विकली रैप इट अप इन अबाउट 2-3। सो देखिए, अगर कोई पेशेंट है जो कि एक्यूट एब्डोमेन के बाद विल स्टॉप इट। सो अगर कोई पेशेंट है जो एल्डरली है, सडनली उसके कुछ भी नहीं था, एकदम से पेट में दर्द हो गया, उसके बहुत ज्यादा टैकीकार्डिया है और उसके सडन बहुत सिवियर पेन है, एज, टैकीकार्डिया, सिवियर पेन, थिंक ऑफ गैंग्रीन ऑफ द गट। गैंग्रीन गट से ड्रेडेड कोई एब्डोमेन की डिजीज नहीं। मैं किसी भी कैंसर को भी उतना ड्रेडेड नहीं मानता, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अगर आपको पता भी चल जाता है तो भी आप, जब तक पेशेंट हॉस्पिटल आता है तब तक इंटेस्टाइन मर चुकी होती है। स्मॉल बाउल के अंदर एक ही आर्टरी है जो स्मॉल बाउल को सप्लाई करती है, वो एसएमए जो होती है। अगर वो एसएमए ब्लॉक हो जाती है तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्मॉल बाउल चली जाती है, आप कुछ नहीं कर सकते। मगर देखिए, प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई पेशेंट बहुत पेन करके आया, आपने इमरजेंसी में एडमिट करा, अगले दिन आप शाम को कह रहे हो कि इसमें, तो पेशेंट को हमेशा ये लगेगा कि अरे यार, शायद पहले कुछ कर देते। तो डायग्नोसिस समय पे करना पेशेंट के ट्रस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट हो या नहीं हो पाए मुझे नहीं पता, मगर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू टू थिंक कि टैकीकार्डिया है, और अगर पेन एब्डोमेन है और सडन पेन है और टच करने पे भी पेशेंट, और इसका जो इजी डायग्नोसिस है वो है एबीजी। परफोरेशन का मैंने आपको बता दिया, कोई भी ऑर्गन परफोरेट हो सकता है। गैस अंडर डायफ्राम है जो आपको या तो एक्सरे में दिखेगा या सीटी स्कैन में दिखेगा, सोनोग्राफी में नहीं दिखेगा। इन्फ्लेमेशन, गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स दोनों चीजें, गॉल ब्लैडर अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट। अपेंडिक्स के लिए 50% सोनोग्राफी कैन फाइंड आउट, बाकियों में सीटी स्कैन हेल्प, बट 25% में सीटी स्कैन और सोनोग्राफी दोनों नॉर्मल हो सकती है। अपेंडिक्स में अगर आपको लग रहा है राइट साइड में पेन है, सीटी स्कैन और सोनोग्राफी दोनों नॉर्मल है, इसका मतलब कोई और कारण नहीं है, तो आप अपेंडिसाइटिस डायग्नोस कर सकते हैं, पेशेंट को ऑपरेशन के लिए भी भेज सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन, जैसा हमने पहले कहा था, कहीं भी अगर ब्लॉकेज होगा, डिपेंड करता है, अगर हाई ब्लॉकेज है वॉमिटिंग होगी, लो ब्लॉकेज है तो वॉमिटिंग नहीं होगी, मगर एब्डोमेन फूलेगा और ऐसा लगेगा पेशेंट को कि आपको ऐसा लगेगा जैसे पानी भरा हुआ है। नॉन फार्मेकोलॉजिकल जो ये डिजीजेज हैं डाइट से रिलेटेड है, इसमें डाइट, वाटर, स्ट्रेस, स्लीप। फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन नॉर्मली एसिडिटी से रिलेटेड और इन्फेक्शन से रिलेटेड होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट, ओपन, लेप्रोस्कोपिक, रोबोटिक, बहुत सारे सर्जिकल ट्रीटमेंट है। लास्ट 1 मिनट, तो एक, अगर आप एक जीआई नर्स बनना चाहते हैं तो आपको ड्रेसिंग आना चाहिए, आपको सूचरिंग आना चाहिए, सूचर निकालना आना चाहिए, राइल्स ट्यूब डालना आना चाहिए, फीडिंग कैसे देते हैं ये आना चाहिए, स्टोमा केयर आनी चाहिए, इनपुट आउटपुट मेजरमेंट आना चाहिए, एंडोस्कोपी में असिस्ट कराना आना चाहिए, खासकर बायोप्सी लेना आना चाहिए, असाइटिस टैप या तो करना आना चाहिए या फिर आपको कैसे असाइटिस टैप कैसे किया जाता है उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, लिवर बायोप्सी में क्या चीजें यूज होती हैं, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, कई बार आप जाएंगे तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया आजकल, खासकर ब्लीडिंग रोकने की, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, ये सब चीजें आपको प्रिपेयर करना आना चाहिए, एक्सरे देखना आना चाहिए, और एबीजी करना और करना और देखना, लैक्टिक एसिडोसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए पीसीओ2 पीओ2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक एसिडोसिस, बेस एक्सिस और पीएच। अगर ये तीनों चीजें, इसका मतलब पेशेंट बहुत सिक है। लेट मी आंसर अ फ्यू क्वेश्चन जो थे। अपेंडिक्स में क्या टीएलसी काउंट भी बढ़ता है? यस नरेंद्र जी, अपेंडिक्स में टीएलसी काउंट बढ़ता है डेफिनेटली, बट कई बार नॉर्मल भी होता है, तो टीएलसी काउंट इज किसी भी इंफेक्शन में बढ़ सकता है, बट इट इज इंपॉर्टेंट। बट टीएलसी से बेटर मैं आप बाकी इन्वेस्टिगेशंस को और क्लिनिकल जजमेंट को मानूंगा। बहुत कुछ पेशेंट को वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, वो कॉन्ट्रास्ट 100 ml भी नहीं पी पाते, बिल्कुल ठीक बात है, कई बार होती है, बट अगर आप एनजी ट्यूब डाल देंगे पहले और एनजी ट्यूब से जो पार्ट है वो निकाल देंगे तो आप थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट डाल सकते हैं, ट्राई करिए, इसीलिए मैंने कहा था।
unfortunately, not a lot of time for questions. The next time we'll plan it in such a way that it is a bit less. So एनजी ट्यूब में से भी सर वॉमिटिंग होती, बिल्कुल ठीक है नरेंद्र जी, अगर ऐसा है तो फिर कुछ कोई कर ही नहीं सकता, फिर आपको बिना कॉन्ट्रास्ट के रेक्टल और आईवी कॉन्ट्रास्ट से ही करना पड़ेगा। बट कोशिश करें कि कॉन्ट्रास्ट जितना थोड़ा बहुत दे सकें, अगर वॉमिटिंग एनजी ट्यूब से वापस भी आ जाए तो भी जितना कॉन्ट्रास्ट 200 ml टाइप चला जाए, जितना वापस आ जाए उतना वापस आ जाए, वो कोई दिक्कत नहीं। सो फ्रेंड्स, आई एम सो हैप्पी, सो थैंकफुल कि संडे को आपने ये सब चीज करी। Next Sunday again, 12 to 1 we'll meet. We'll try to take some more questions, and we'll do another one system next Sunday. And thank you very very. Please share this link with your friends. I'm sure all of you will be helped by some way or the other. Thank you. Thank you very much. Sir. Thank you. Thank you.